हेलो, आप सभी को नमस्कार और कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप बैकग्राउंड में कुछ देख रहे होंगे, आरएएस मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम विश्लेषण। आज हम ये देखेंगे कि लोक प्रशासन का जो पाठ्यक्रम है, जिसके टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके सब टॉपिक्स क्या हैं और हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, और आगे की जो हमारी क्लासेस होगी उन्हीं टॉपिक से सवाल भी हम करेंगे और जो प्रीवियस ईयर के सवाल आए हैं उनको भी हल करने की कोशिश करेंगे। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ अभ्यर्थियों की जैसा कि मेरी खुद की और कुछ मेरे फ्रेंड्स की कॉपीज़ जो पिछली बार कई मेंस में लिखी गई हैं, उनमें किस तरह से आंसर लिखे उन्होंने और उसमें किस तरह से उनको नंबर मिले हैं, किस गलती के कारण उनके नंबर काटे गए हैं और किस अच्छे पॉइंट के कारण या सजावट के कारण या डायग्राम के कारण या कुछ और पॉइंट्स डालने की वजह से उनको एक्स्ट्रा नंबर भी मिले हैं। तो इस बारे में हम देखेंगे। आज हम करते हैं पाठ्यक्रम विश्लेषण। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पाठ्यक्रम विश्लेषण। और अपना प्रश्न पत्र है 3 और इकाई 2, जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन एवं प्रबंध, मुद्दे, गत्यात्मकताएं और अवधारणाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अपना जो पहला टॉपिक है वह है प्रशासन व प्रबंध। प्रशासन व प्रबंध, इसमें क्या सब टॉपिक्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला तो ये है कि प्रशासन का अर्थ क्या है। ठीक है, यह अर्थ पूछा भी गया है कि प्रशासन का क्या अर्थ है। ठीक, दूसरा इसी में ही अपन जोड़ सकते हैं परिभाषा। प्रशासन की एक विशेष शब्दों में हमें परिभाषा लिखनी कहें तो हम किन किन कीवर्ड्स को चूज करेंगे। फिर है इसकी जो स्कोप क्या है या क्षेत्र क्या है। लोक प्रशासन और प्रबंधन का क्षेत्र क्या है। तो इसमें देखते हैं, क्षेत्र के रूप में हम देख सकते हैं, आगे पढ़ेंगे, एकीकृत है ना, एकीकृत दृष्टिकोण है। दूसरा क्षेत्र के रूप में कहता है कि नहीं प्रबंधात्मक है ना। और फिर है हमारा पोस्ट कॉर्ब के रूप में ले सकते हैं, पोस्ट कॉर्ब। ठीक है, पोस्ट कॉर्ब आपको लेखक का पता होगा या फिर इसके जो सिद्धांत की अवधारणा दी थी लूथर गुलिक, उनके बारे में भी आप जानते होंगे। और फिर हम विषय अध्ययन के रूप में, विषय अध्ययन है ना, जो इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं है, तो क्षेत्र के बारे में हम जानकारी लेंगे और इन पे डिस्कशन करेंगे। फिर अपना टॉपिक सब टॉपिक है वह है प्रशासन का महत्व। क्या महत्व है प्रशासन का, क्यों आवश्यकता है प्रशासन की, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। कि जैसे कुछ अपन उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, शांति व्यवस्था के लिए है ना, प्रजातंत्र का प्रहरी और स्थायित्व बनाए रखने के लिए। तो इन सभी चीज़ों में हम देखते हैं विकास के रूप में, है ना, विकास का यह माध्यम है, संस्कृति का रक्षक है। इस तरह से लोक प्रशासन का महत्व है। इसी तरह से हम प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या है ना, और यह प्रशासन से किस तरह से भिन्न है ना। प्रशासन और प्रबंधन में क्या अंतर है ना, प्रबंध में अंतर और संबंध क्या है और समानताएं क्या है। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे पहले टॉपिक में। जो अपना टॉपिक अगली क्लास होगी, जब हम क्लास शुरू करने जाएंगे तो इसमें यह टॉपिक मिलेगा और उस पर हम विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे, है ना। तो पहला अपना टॉपिक है
वह है प्रशासन और प्रबंध। तो इसका यह विश्लेषण हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि अगला अपना टॉपिक है वह है विकसित और विकासशील देशों में या विकासशील समाजों में प्रशासन की भूमिका। कौन कौन से हैं? हमें दो तरह के कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है, विकसित और विकासशील। अलग अलग उनमें प्रशासन में भूमिका क्या क्या है ना। तो दूसरा अपना जो टॉपिक होगा वह यह होगा कि विकसित एवं विकासशील। यहाँ राष्ट्र या देश नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है समाज। समाजों में प्रशासन की भूमिका, यानी यह क्यों महत्वपूर्ण है या इस प्रशासन का इन देशों में क्या रोल है ना। तो इसके बारे में अब आप विकसित और विकासशील देशों के बारे में एक आधारभूत जानकारी रखते होंगे कि विकसित किसे कहते हैं, विकासशील देश कौन से हैं, उनके उदाहरण आपको कहे जाए तो आप बता भी सकते हैं। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है और उनकी में क्या भूमिका है। जैसे हम देखते हैं कि विकसित जो देश हैं उनका पहले ये जानेंगे कि इनका अर्थ क्या है और कौन से राष्ट्र है, ठीक। दूसरा यह है कि वहाँ का समाज है कैसा, क्योंकि प्रशासन है वो समाज पर भी काफ़ी डिपेंड है। जिस तरह की रीति रिवाज समाज में परंपराएं, विधि, कानून होंगे, उसी तरह का प्रशासन होगा, और जैसा प्रशासन होगा वैसी प्रजा होगी। तो यहाँ समाजों की दी है, तो हमें यह भी जानना जरूरी है कि वहाँ समाज कैसा है, ठीक है। दूसरा है समाज के बारे में हम बाद में ये जानेंगे कि वहाँ की समस्याएं क्या है, क्योंकि समस्याओं पर ही प्रशासन टिका है कि वहाँ की विशेष समस्याएं होगी उसी तरह का प्रशासन होगा। जैसा देखने को मिलता है कि जो विकासशील देश हैं उनमें कुरीतियाँ, रूढ़िवादिता, कठोरता, इस तरह की कई चीज़ें पाई जाती है। जैसे यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है विकासशील देशों में, तो वहाँ क्या होता है, लोग भोपे के पास में जाते हैं, बल्कि किसी डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। जबकि विकसित राष्ट्र है वो सुलझी हुई सोच के हैं और तार्किक बात करने वाले लोग हैं, तर्क पर आधारित अपनी बात को रखते हैं। तो वह अपनी डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए या उसका डायग्नोस्टिक करवाने के लिए वो किसी डॉक्टर या उसके एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। जबकि हम कहाँ जाते हैं, भोपे के पास या किसी संत के पास कि आप ये बीमारी है वो हमारी ख़त्म कर दीजिए। उनको उस बारे में किसी आयाम के बारे में पता नहीं होता है, उनको उस डिजीज़ का कारण पता नहीं होता है, उपाय क्या है ये पता नहीं होता है, दवाई क्या है ये पता नहीं होता है। तो समस्याएं किस तरह की, उस तरह का प्रशासन होगा। तो हमारा प्रशासन है वो इस तरह की समस्याओं से जूझता है। लेकिन जो विकसित राष्ट्र है उसमें साइबर सिक्योरिटी या फिर मूलभूत आवश्यकताएं तो वहाँ है ही नहीं, उनकी पहले ही पूरी हो चुकी है। जबकि हम अभी तक मूलभूत आवश्यकताओं वाली समस्याओं के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। तो उनकी समस्याएं क्या क्या है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में यह देखेंगे कि वहाँ का प्रशासन है कैसा, जो वर्तमान प्रशासन है वह कैसा है, उसके गुण क्या है, लक्षण क्या है। जैसे विकासशील देशों में अधिकतर देखा जाता है कि यहाँ का प्रशासन नहीं कहना चाहिए लेकिन भ्रष्टाचार और लीट लतीफ़ी, लाल फीताशाही वाला, रूढ़िवादी ऐसा होता है। जबकि विकसित राष्ट्रों में है वहाँ का प्रशासन होता है वो पेशेवर नौकरशाही पर आधारित होता है और तार्किक रूप से चिंतन पर आधारित होता है, और वे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे होते हैं। तो इनके साथ साथ वर्तमान प्रशासन पर भी हम नज़र डालेंगे कि उनका प्रशासन कैसा है ना, वर्तमान प्रशासनिक परिदृश्य, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इस देश में या इन देशों में प्रशासन की क्या भूमिका हो सकती है। जैसे विकसित राष्ट्रों की अपन बात करें तो उनकी भूमिका कहाँ कहाँ होगी। एक तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, क्योंकि कितना ही राष्ट्र
विकसित हो, लेकिन अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ज़रूर आवश्यकता होती है, नहीं तो वहाँ अराजकता फैल सकती है ना। और दूसरा, साइबर सिक्योरिटी जैसे मामले आ रहे हैं, है ना, साइबर सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, ठीक है। फिर पॉल्यूशन जैसे मामले आते हैं, है ना। फिर तीसरा, विभिन्न देशों के बीच में व्यापार और इस तरह के रणनीतिक संबंध हैं, उनको भी प्रशासन है, उसमें प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमने देखा कि इनमें क्या क्या मुद्दे हैं, उनका अर्थ क्या है, विकसित देशों का समाज कैसा है, समस्याएं क्या है, वर्तमान प्रशासन कैसा है और भूमिका कैसी। इसी तरह से हम विकासशील देशों के बारे में पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या है और यहाँ का समाज कैसा है ना, ये समाज कैसा है। फिर हम देखेंगे कि समस्याएं क्या है यहाँ की, है ना, समस्याएं क्या है, ये समाज, है ना। फिर हम देखेंगे कि यहाँ का वर्तमान प्रशासन है वह कैसा है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ प्रशासन की क्या भूमिका है। और ज़्यादातर विकासशील देशों में देखी जाए तो भूमिका है वह विकास का माध्यम है, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखता है, और क्या करता है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, उन सुविधाओं का भी ख्याल रखता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान। क्योंकि अभी तक हम इनमें भी जूझ रहे हैं कि हमारे पास आवास नहीं है, भोजन की समस्या है, भूखमरी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, और असाक्षरता है, पेयजल की समस्या है, मैनी प्रॉब्लम्स। तो इन सभी समस्याओं पर हमारा प्रशासन है वह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस बारे में, इस टॉपिक में हम पूरी चर्चा करेंगे, और सवाल भी कई बनेंगे। 2 नंबर के सवाल भी बन सकते हैं, 10 नंबर का तो बनना ही बनना है कि विकसित या विकासशील देशों में प्रशासन की क्या भूमिका है। तो इस बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, जो है लोक प्रशासन का अध्ययन विषय के रूप में विकास, है ना। क्योंकि लोक प्रशासन विषय है वो इतना अधिक पुराना नहीं है ना। जैसा कि जीव विज्ञान और पॉलिटी है, उनका कहा जाता है कि वो विषय अरस्तु के टाइम का, फिलोसॉफी तो बहुत और भी पुराना टाइम, लेकिन लोक प्रशासन है वह इतना पुराना नहीं है पुराना है, लेकिन अध्ययन विषय के रूप में पुराना नहीं है ना। तो फिर तीसरा अपना पॉइंट होगा, वह टॉपिक होगा लोक प्रशासन विषय का विकास, है ना, अध्ययन विषय के रूप में किस तरह से विकास होता है। हर एक सब्जेक्ट का है अपना विकास होता है, उद्भव होता है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। तो इसकी जानकारी हम इस टॉपिक में करेंगे। जैसे इनको हम टॉपिक्स को कुछ भागों में बांट देंगे। जैसे इसका प्रथम चरण है ना, ये प्रथम चरण, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा और पांचवा, और अभी आगे क्या चल रहा है उस बारे में। जैसे प्रथम चरण था तो वह था राजनीति और लोक प्रशासन, राजनीति प्रशासन द्विभाजन। यानी यहाँ एक विद्वान होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, और वो अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। तो जिनका मैं महोदय जी का नाम लेना चाहूँगा, वुड्रो विल्सन, 1887 में इस विषय की नींव रखी, और उन्होंने कहा कि राजनीति है वो राज्य की इच्छाओं को रखती है, लेकिन लोक प्रशासन है वह राज्य की इच्छाओं को क्रियान्वित करता है। तो लोक प्रशासन के जो सवाल है वो राजनीति के सवाल नहीं होते, और राजनीति के सवाल है वो लोक प्रशासन के सवाल नहीं हो सकते। तो इन दोनों में द्विभाजन हो गया यहाँ से, है ना, जिसको हम एक शॉर्ट शब्द में कह सकते हैं विल्सोनियन पुकार। यानी विल्सन ये कह रहे हैं कि राजनीति और लोक प्रशासन दोनों अलग विषय हैं। तो दूसरा चरण आता है, वह था सिद्धांतों का
स्वर्णकाल। बेशक कोई भी सब्जेक्ट बन गया, कोई भी एक हाइपोथेसिस लिखी जाती है तो उसमें सिद्धांत भी आते हैं, तो सिद्धांतों का स्वर्णकाल। यहाँ कई सारे सिद्धांत बनते हैं लोक प्रशासन के, और लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, है ना। कई सारे इसमें विद्वान शामिल होते हैं, कई सारे विद्वानों का योगदान होता है। फिर हम पढ़ेंगे, इसी में टॉपिक है, फिर है चुनौतियों का काल। चुनौतियों का काल, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट्स लिखा जाए या फिर कोई भी कार्य किया जाए उसमें चुनौतियां तो आना वाजिब है, तो इसमें भी चुनौतियां आती हैं। फिर है चुनौतियों के बाद पहचान का संकट उत्पन्न हो जाता है कि लोक प्रशासन वास्तव में विषय है या नहीं है। पहचान का संकट मतलब लोक प्रशासन एक तरह से अंधेरे में चला जाता है, लेकिन कुछ ड्वाइट वाल्डो जैसे ऐसे कई विद्वान होते हैं जो इसे अंधेरे से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और फिर अपना है लास्ट अंतर्विषयक काल, है ना। इसमें कई सारे विषय आ जाते हैं। इसमें नवलोक प्रबंध आता है, नवीन लोक प्रबंधन, नवीन लोक प्रशासन आ जाता है, और फिर हनी प्रतिवेदन और मिन्नोब्रुक सम्मेलन और कई सारी बुक्स, तो इस तरह की चीज़ें इसमें आती है और इनको हम पढ़ेंगे। इससे सवाल पहले बन चुके हैं। इसके सवाल किस तरह से बनते हैं मैं आपको बता दूं कि या तो यह कहा जाता है कि सिद्धांतों का स्वर्णकाल, इस बारे में आपको लिखना है और वह 5 मार्क्स का है, या फिर ऐसे कह दिया कि चुनौतियों का काल और इसे 2 मार्क्स के रूप में दे दिया, या फिर ऐसे कह दिया कि राजनीति लोक प्रशासन जो विभाजन है उस पर प्रकाश डालिए, तो यह भी सवाल बन सकता है। और 10 नंबर का यदि सवाल बनता है तो सारे ही एक साथ चरणों का पूछ लिया जाता है, विकास यात्रा पूरी की पूरी 10 नंबर की। तो हमें इसमें क्या करना है वह हम अगले जो क्लास होगी अपनी उसमें अध्ययन करेंगे। अगला अपना जो टॉपिक है वह है नवीन लोक प्रशासन, है ना। नवीन लोक प्रशासन एक पारंपरिक लोक प्रशासन के हटकर कई मायनों में अलग हैं, तो उसका एक स्वतंत्र टॉपिक दिया गया है कि नवीन लोक प्रशासन क्या है। तो अपना अगला टॉपिक रहेगा वह रहेगा नवीन लोक प्रशासन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि नवीन लोक प्रशासन पारंपरिक लोक प्रशासन है उस किस तरह से भिन्न है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे नवीन लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, क्यों हुआ, उद्भव क्यों और कैसे। फिर उद्भव हुआ, इसके बाद में इसका विकास कैसे हुआ, किन किन कारकों का, जो किन किन तत्वों का इसमें योगदान रहा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो हन्नी प्रतिवेदन, इस बारे में पढ़ेंगे कि उस रिपोर्ट में क्या था, है ना। फिर सम्मेलन कौन कौन से हुए, उन सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बारे में बाद में यह पढ़ेंगे कि इसके लक्ष्य क्या क्या थे। लक्ष्य तो हमेशा पूछे जाते हैं कि इसके लक्ष्य क्या क्या हैं। तो जैसा कि मैं आपको एक ब्रीफ रूप में बता दूं, लक्ष्य थे, पहला था मूल्य, है ना, दूसरा था सामाजिक समता। इनमें भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ऐसे पूछ लिया कि मूल्य क्या है, छोटा था दे दिया 2 नंबर का मूल्य, बस इसके बारे में आपको बताना है ना। फिर यह कि प्रासंगिकता, है ना। फिर उसके बाद में परिवर्तन। तो इनके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे,
है ना। ये अपना ब्रीफ है। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि लोक प्रशासन की एक आपके दिमाग में रूपरेखा हो कि हमें क्या पढ़ना है और कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। नहीं तो हम एक उलझन में रहते हैं कि हमें लोक प्रशासन पढ़ना तो है सब्जेक्ट से, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें और एक क्रोनोलॉजिकल रूप से हम किस तरह से चलें कि पूरा विषय है वो हमें समझ में आ जाए और हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और हमें जितने भी फैक्ट्स हैं वह भी पता हो और हमें इसकी अवधारणाएं हैं, गत्यात्मकताएं हैं, वह भी हमें पता हो। तो इसलिए प्रयास मैं ये कर रहा हूँ कि एक विश्लेषण के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लोक प्रशासन को किस तरह से पढ़ें और सब टॉपिक्स कौन से हैं, एक खोल देना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट को एक तरह से। तो यही मेरा प्रयास है। फिर अगला अपन देखते हैं, वह टॉपिक है लोक प्रशासन अध्ययन के उपागम, या हम कह सकते हैं दृष्टिकोण, या हम यह भी कह सकते हैं कि उसकी पद्धतियां कौन कौन सी है। तो उन पद्धतियों का हम अध्ययन करेंगे कि लोक प्रशासन को किस दृष्टि से देखा जाता है और किस तरह से उसकी अध्ययन या स्टडी की जाती है। इंग्लिश में इसका वर्जन है वो अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ लोक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें हम अप्रोचेज देखते हैं तो मुख्यतः 3 अप्रोच मिलती है, फिर उसमें भी अलग अलग हैं। परंपरावादी, है ना, परंपरावादी दृष्टिकोण, फिर इसके अंदर और कई सारी निकल की पद्धतियाँ निकलती है, वे जैसे ऐतिहासिक, वहाँ हम जब क्लास होगी तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ऐतिहासिक, है ना, राजनैतिक, फिर कानूनी, है ना, और केस स्टडी, है ना। केस स्टडी मीन्स किसी भी समस्या के या किसी भी एक पहलू के कई सारे आयामों का एक विवरणात्मक रूप से और ऐतिहासिक रूप से और उसके सभी आयामों को पढ़ते हुए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है, जिसे हम केस स्टडी या जीवन वृत्तात्मक पद्धति कहते हैं। तो ये इस तरह की कही है। जैसे एक और आ जाती है फिर वैज्ञानिक प्रबंध, है ना। तो इस तरह की ये पद्धतियाँ आएगी। दूसरी हम देखते हैं तो वह है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी व्यवहारवादी उपागम। और तीसरा है वह है व्यवस्थावादी उपागम। इनमें भी फिर हम देखेंगे कि विषय वस्तु उपागम है, और भी कई उपागम हैं, उन बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये टॉपिक अपना होगा कि इसमें किन किन का अध्ययन करेंगे। फिर उसमें मैक्स वेबर की नौकरशाही है, वैज्ञानिक प्रबंधन है ना, शास्त्रीय प्रबंधन है, विचारधारा है, कई सारी, उन सभी का अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे और इनमें किन किन लेखकों का या विद्वानों का योगदान रहा यह भी समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि किस तरह से इसमें सवाल आते हैं या इसमें किस तरह का दृष्टिकोण है, कौन सा काम में लिया जाता है। ठीक है। अगला जो अपना टॉपिक होगा वह है शक्ति, प्राधिकार या सत्ता, उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन। हाँ, अपना अगला जो टॉपिक है वह है शक्ति, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व व प्रत्यायोजन। इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब यदि इसका अपन इस टॉपिक का पूरे का अध्ययन करें तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वह यह होगी कि शक्ति का अर्थ क्या है ना,
इसके शक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन से, जैसे परंपरागत किसी को मिल गई, है ना, कुछ की करिश्माई, फिर वैधानिक, है ना, निर्देशात्मक जिसे हम निर्देशीय कहते हैं, निर्देशीय किसी को पारितोषिक के रूप में शक्ति का यूज ले लिया, है ना। तो इस तरह के कई प्रकार हैं, तो हम इसके बारे में, प्रकार के बारे में भी बात करेंगे। फिर शक्ति और सत्ता, इन दोनों में क्या संबंध है ना, शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है, इसका अर्थ में भी अंतर है या केवल किसी अवधारणा में अंतर है ना। तो शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्राधिकार, प्राधिकार का क्या अर्थ है, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे इसके स्रोत क्या है ना, जैसे स्रोत विधि हो सकती है, विधि या कानून, या परंपरा हो सकती है ना। तो इस तरह के, या व्यक्तित्व पर आधारित सत्ता भी हो सकती है, प्राधिकार उसे मिल सकता है ना, व्यक्तित्व पर। तो इस तरह के जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रकार पढ़ेंगे, है ना, फिर उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, प्राधिकार की क्या विशेषताएं हैं, फिर उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि प्राधिकार में दोष क्या हो सकते हैं या गुण क्या हो सकते हैं। तो गुण दोषों की भी हम एक बात करेंगे, और उसके बाद में है उत्तरदायित्व, इसका अर्थ, है ना, और दूसरा गुण, फिर पढ़ेंगे विशेषताएं, फिर प्रकार, है ना, प्रकार कौन कौन से, जैसे पेशेवर, संस्थानिक या संस्थागत, राजनीतिक, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से प्रत्यायोजन की, प्रत्यायोजन का क्या अर्थ है, आवश्यकता क्यों है प्रत्यायोजन की, मतलब क्यों किया जाना चाहिए प्रत्यायोजन, जैसे समय बचाना हो, या फिर किसी बहुत ज़्यादा दूरी है, वह भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ भी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया जाता है कि आप काम करिए, है ना, विलंब को घटाने के लिए कि किसी कार्य में ज़्यादा विलंब नहीं हो, तो कई सारे कारण होते हैं, ठीक है। फिर अपन देख सकेंगे कि इसके प्रकार कौन से होते हैं, और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से, किन चरणों में दिया जाता है, प्रत्यायोजन किया जाता है, और इसमें बाधाएं कौन कौन सी हैं। फिर हम बाधाओं की बात करेंगे, तो दो बाधाएं, दो स्तर की बाधाओं की बात करेंगे, एक कर्मचारी स्तर पर बाधा, या जिसको हम कह सकते हैं निम्न लेवल पर, और दूसरी जो बाधा है वह है प्रबंधन के स्तर पर, या जो उच्च स्तर हैं उस पर क्या चुनौतियां हैं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं कि पुलिस ऑफिसर है ना, एसपी है, वह ये चाहता है कि मैं अपना जो कार्य है वह कुछ शक्तियों का डेलीगेशन है वो किसी डिप्टी को कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए जयपुर में है, एसपी है, वह किसी दूरस्थ इलाके फागी चौमू जहाँ भी हैं वहाँ ये कहता है कि आधी जो शक्तियाँ हैं उनको दे देते हैं, लेकिन उसमें उसे भी ये डर रहता है कि मेरा जो है वो पावर कम नहीं हो जाए, और डिप्टी को ये डर रहता है कि क्या पता मैं इन सारी जो शक्तियाँ दी गई है इनका सही तरह से यूज़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो कई तरह से यहाँ भी कर्मचारियों को भी झिझक होती है, क्योंकि उनका काम बढ़ जाता है, इसलिए वो लेना नहीं चाहते, और यहाँ ये देना नहीं चाहते कि वो अपना प्रभुत्व रखना चाहते हैं। तो इस तरह की समस्याओं को भी हम बात करेंगे, और उसके बाद प्रत्यायोजन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, दोष क्या है ना, और इसमें गुण क्या है ना, और किस प्रकार से दिया जाता है, या फिर इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें बाधाएं हमने पढ़ ली कि प्रत्यायोजन क्यों, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम मोटा मोटी पढ़ेंगे। तो
तो यह आपके सामने एक रूपरेखा हो गई कि हमारा सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं, कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं और उनको किस तरह से पढ़ना है। और आप इनके साथ साथ में उदाहरणों से समझते जाएंगे कि किस अवधारणा में कौन सा उदाहरण है वो फिट बैठता है, और आपके आसपास के उदाहरणों से ही मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि संगठन के सिद्धांत, यह एक टॉपिक है। दूसरा है प्रबंधन के कार्य, तीसरा निगमित अभिशासन, चौथा एनपीएम और पांचवा परिवर्तन का प्रबंधन। इस बारे में इन टॉपिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है इसका ओवरव्यू और एक रूपरेखा देखते हैं। पहला है कि संगठन के सिद्धांत। वैसे तो देखा जाए तो संगठन के कई सारे सिद्धांत कई सारे लेखकों ने अलग अलग तरीके से दिए हैं। किसी ने 5 दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 14 दिए, किसी ने 29 दिए, इस तरह से। लेकिन जो अपने 3 मेजर पॉइंट्स हैं वह इस सिलेबस में दिए गए हैं और उनको अच्छी तरह से हमें पढ़ना है और ज़्यादा टफ इनसे सवाल भी पूछे नहीं जाते हैं। तो 3 वो टॉपिक है, पद सोपान है एक, दूसरा है नियंत्रण का क्षेत्र और तीसरा है वह आदेश की एकता। इनसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें परिभाषा पूछी जाती है या प्रकार पूछे जाते हैं या फिर कोई ऐसा उदाहरण पूछा जा सकता है या फॉर्मूला ग्रेकुनाज का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पद सोपान, इसका हम इसमें ये देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है ना, और इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है, कैसे कार्य यह करता है। इसके गुण दोष भी हम देखेंगे कि इसमें क्या गुण है पद सोपान में। जैसे कि हम कुछ गुणों पर चर्चा करें तो यह मोटा मोटे हो सकते हैं कि वह एक तो समन्वय बनाए रखता है ना, दूसरा है कि यह समग्रीकरण करता है, एकीकरण कहें या समग्रीकरण करें, एक उचित मार्ग भी हमें देता है कि हमारी फाइल है एक अधिकारी से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास और इस तरह से आगे बढ़ती है, जिससे इसमें कोई यदि फाइल्स में प्रॉब्लम है तो भी इसका सॉल्यूशन लास्ट तक हो जाता है। लेकिन इसके दोष देखें तो भी कई सारे दोष हैं। क्या है? लेट लतीफ़ी है ना, कई सारे काम नहीं करना चाहते तो कार्य विलंब हो जाता है ना। फिर इसमें कोई पहल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ एक हायरार्की चलती है जिससे कोई पहल बीच में नहीं कर सकता। कठोरता है और किसी विशेष व्यक्ति के नवाचारों पर कोई किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यह हमारा है जो गुण दोष हो गए। फिर इसकी कुछ सीमाएं क्या हैं और इसके बाद में हम एक समालोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे कि यह सही है या गलत है ना। और इसमें यह भी पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, जिसे गैंग प्लैंक नियम भी कहते हैं। गैंग प्लैंक नियम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। गैंग प्लैंक नियम, इसके बारे में भी पढ़ेंगे और यह ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि गैंग प्लैंक नियम क्या है। ठीक है, इस बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। फिर अगला अपना टॉपिक है नियंत्रण का क्षेत्र। इसका अर्थ क्या होता है ना। नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है, उसके निर्धारक तत्व कौन से होते हैं, निर्धारण कौन करता है और इसकी नियंत्रण की आवश्यकता क्या है, क्यों आवश्यक है नियंत्रण, है ना। और किन किन तकनीकों का यूज़ लिया जाता है ना। और अभी इसमें क्या परिवर्तन हुआ है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो नियंत्रण का क्षेत्र भी उस तरह से सिमटता गया कि किसी कर्मचारी पर नियंत्रण रखना है। तो जैसा कि एक नवाचार पहले हुआ था जब मैं टीचर था, तब उस समय की हर रोज़ अपने टीचर की उपस्थिति विद्यालय में आने के बाद साइन करके उसका फ़ोटो है वो व्हाट्सएप नियंत्रण अधिकारी को भेजा जाता था और वह 10:30 बजे तक जयपुर हेडक्वार्टर पर बैठे हुए व्यक्ति को या उच्च अधिकारी को मिल जाता था कि आज राजस्थान में अध्यापकों की उपस्थिति कितनी है और कितने छुट्टी पे हैं और कितने फल्लू मार के चले गए हैं। तो इस तरह से क्योंकि नियंत्रण करना आसान हो गया, तो नियंत्रण के क्षेत्र में अभी भी कुछ टेक्निक्स के द्वारा उसमें या तो विस्तार हो रहा है या फिर कमी भी हो रही है या प्रभावी नियंत्रण भी हो रहा है। और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित
कौन से फॉर्मूले हैं। तो ये है बात है नियंत्रण के क्षेत्र की। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आदेश की एकता। आदेश की एकता का अर्थ क्या है और इसके गुण क्या है ना, आदेश की एकता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रबंधन के कार्य, कि प्रबंधन के क्या कार्य होते हैं। जैसा कि हमने प्रशासन के तो कार्य पढ़े कि वह इस तरह के कार्य करता है जिससे शांति व्यवस्था बनाई रहे, अस्तित्व बना रहे, वैकाशिक कार्य है वो होते रहें, है ना। इस तरह के तो कार्य प्रशासन के हमने पढ़े हैं, लेकिन हमने अभी तक प्रबंधन के कार्य नहीं पढ़े हैं। तो प्रबंधन के कौन कौन से कार्य हैं, तो अपन देख सकते हैं कि एक अवधारणा है पोस्ट कॉर्ब, इसका अध्ययन हम करेंगे। ये प्रबंधन के मोटा मोटी कार्यों के बारे में आ जाता है। पी से प्लानिंग, फिर ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, फिर डी से ड्राफ्टिंग, फिर सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग, फिर आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। तो इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। और भी प्रबंधन के कौन से कार्य हैं, किन लेखकों ने दिए हैं, किन किन विद्वानों ने कितने कार्य प्रबंधन के बताए हैं, तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमारा टॉपिक अगला है, वह है कि निगमित अभिशासन। मतलब निगमित अभिशासन क्या है, क्यों आवश्यक है ना, और कहाँ यूज लिया जाता है इस शब्द का, है ना, और इसके क्या गुण हैं, और इस अवधारणा के आने के बाद क्या प्रभाव पड़ा है ना। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, निगमित अभिशासन के बारे में। फिर उसके बाद में अपना है NPM, है ना, NPM की नवलोक प्रबंध। पहले हमने पढ़ा था वो था नवीन लोक प्रशासन NPA। अब है NPM के बारे में पढ़ेंगे कि इसका उद्भव क्यों हुआ, क्या परिस्थितियां रही, है ना, फिर इसका विकास कैसे हुआ, और यह जो परंपरागत प्रशासन है या प्रबंधन है उससे किस तरह से भिन्न है, इसके क्या लक्षण हैं और किन किन लेखकों ने लक्षण बताए हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके मुख्य लक्ष्य क्या क्या हैं। जैसे कुछ लक्ष्य आपने सुने होंगे कि उद्यमी सरकार, बाजारोन्मुखी सरकार, लक्ष्योन्मुखी सरकार। तो इन सब के बारे में हम इसमें विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे। फिर अपना है परिवर्तन का प्रबंधन। परिवर्तन का प्रबंधन यह एक ऐसा टॉपिक है जिसकी सामग्री हमें अध्ययन की किताबों में बहुत कम मिलती है कि परिवर्तन का प्रबंधन क्या है ना, क्या है। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि यदि मान लीजिए किसी कार्यालय में जो काम हाथ से होता था उस काम की जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, वह भी एक परिवर्तन का प्रबंधन है कि टेक्नोलॉजी आ गई है तो हमें इसमें अपने कार्यालय में बाहरी वातावरण या आंतरिक वातावरण को देखते हुए अपने कार्यशैली में परिवर्तन करना है, अपने लक्ष्यों को उसी हिसाब से मैनेज करना है। तो इसे परिवर्तन का प्रबंधन कह सकते हैं। एक छोटी सी रूपरेखा मैंने आपको बताई है। तो ये क्या है और कौन कौन से तत्व है जो इन्हें प्रभावित करते हैं, है ना, कौन से तत्व। फिर यह है कि सॉरी इसमें कोई मिस्टेक, है ना, कौन से तत्व जो है वो इसको प्रभावित करते हैं, है ना, और इसमें प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया के चरण भी हम पढ़ेंगे, किस चरण में किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि एक स्कूल में पहले काम सारा ही टेक्नोलॉजी की जगह हाथ से होता था, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो यहाँ कई बाधाएं भी आती है। कुछ टीचर्स कह सकते हैं या कर्मचारी कह सकते हैं कि हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता। दूसरा यह कह सकते हैं उनको डर है कि कहीं गलत नहीं हो जाए, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तीसरा यह है
कि वो ये सोचते हैं कि हम पे जो हमारा जो रोज़गार है वो छिन सकता है कि कंप्यूटर इतना सारा काम कर लेगा। तो इस तरह की चीज़ें आती। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रॉपर वे का यूज़ किया जाता है, कुछ मॉडल्स का यूज़ किया जा सकता है जिसमें नॉडलर का है, कैंटर का है। तो इस तरह के उनके 12 स्टेप्स है, कुछ 8 स्टेप्स है, कुछ 7 स्टेप्स मॉडल है। तो उन मॉडल्स के बारे में भी हम बात करेंगे और चरणों के बारे में तो हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में है कि यह कैसा है, कि इसके गुण दोष क्या है ना, उसमें बाधाएं क्या आ सकती है और किस स्तर से शुरू किया जा सकता है ना, कि कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जिन्हें हम एकदम से शुरू कर देते हैं, कुछ वृद्धिशील मॉडल होते हैं, है ना, कुछ एकदम परिवर्तनकारी होते हैं, कुछ उच्च स्तर के होते हैं कि उच्च स्तर पर किया जाए परिवर्तन, कुछ निचले स्तर पर होता है। तो परिवर्तन के प्रबंधन के बारे में हम पूरी तरह से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या और सवाल क्या बन सकता है, तो इस बारे में हम जानकारी लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक कि हमारा लोक प्रशासन में हम पढ़ रहे हैं कि पाठ्यक्रम का विश्लेषण। तो अब इस क्लास में हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है और उसके क्या क्या आयाम है, कौन से सब टॉपिक्स हैं और क्या क्या उनके पहलू हैं। तो पहला अपना टॉपिक है वह है लोक प्रशासन के मूल्य एवं अभिवृत्तियाँ। किसी भी भले समाज के मूल्य कहें या फिर किसी नैतिकता के मूल्य कहें या समाज के मूल्य कहें, तो आदर्श और मूल्य वे मापदंड होते हैं जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को सही या गलत ठहराया जाता है। तो इसमें हम कुछ मूल्य देखते हैं, लोक प्रशासन के मूल्य। जैसे एक मूल्य से मैं आपको समझाऊं कि हमारा यह भी मूल्य है हमारी संस्कृति का कि यदि कोई हमसे सीनियर है, वो किसी खाट पे बैठा है, तो हम ये सोचते हैं, बच्चे हैं तो, कि हम नीचे बैठ जाएं। ऐसे नहीं कि हम उनके बराबर बैठ रहे हैं। तो यह भी एक मूल्य का प्रकार है। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, इससे आप समझने की कोशिश कीजिए कि मूल्य क्या है और अभिवृत्तियाँ, इस बारे में हम जानकारी करेंगे। तो पहला है नैतिकता। इस बारे में हम पढ़ेंगे कि नैतिकता क्या है और इसके विभिन्न आयाम क्या है। दूसरा है सत्यनिष्ठा, है ना, इंटीग्रिटी। तीसरा निष्पक्षता, कि न मैं इधर हूँ न इस पक्ष को हूँ, मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के एक ऑब्जेक्टिव रूप से निर्णय लूँगा। तो ये प्रशासन के कुछ मूल्य हैं, है ना। फिर है गैर पक्षधरता, ईमानदारी और समर्पण। अपने कार्य के प्रति, जो कार्य दे दिया गया है उसके प्रति समर्पित होकर कार्य करना, एक डेडिकेशन, जवाबदेह बना रहना और कम समय में और एक हाई लेवल के डेडिकेशन के साथ में काम करना। तो इस तरह की कुछ मूल्य हैं वह प्रशासन में दिए गए हैं कि वह सिविल सेवकों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो उन मूल्यों का पालन करें, जिससे गुड गवर्नेंस या सुशासन के अपन नज़दीक जा सकें और अधिक गुणवत्तापूर्ण जो शासन और समयबद्ध रूप से लोगों को, जनता को प्रदान कर सकें। तो कुछ मूल्य हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा है सामान्य विशेषज्ञ विवाद, है ना। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सामान्य और विशेषज्ञ कौन होते हैं, ये मतलब है कौन। अभी तक आपने पढ़े नहीं है तो एक उदाहरण के द्वारा बता सकता हूँ। सामान्य, एक हम कलेक्टर को सामान्य कह सकते हैं और इधर हम इंजीनियर को कह सकते हैं विशेषज्ञ हैं, कि ये अपनी एक विशेष विषय के साथ, एक विशेष बैकग्राउंड के साथ आते हैं। इन्हें टेक्नोलॉजी और अपने विषय का गूढ़ ज्ञान है और कलेक्टर को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी पृष्ठभूमि में, किसी भी परिस्थिति में काम करना पड़ सकता है। वह एक सामान्य सोच रखता है कि हाँ, इस कार्य को मैं इस तरह से कर सकता हूँ। यदि एक सामान्य को इंजीनियर का कार्य दिया जाए तो वह करना असंभव है। वहीं यदि इंजीनियर को सामान्य का कार्य दिया जाए तो उसका भी करना असंभव है या मुश्किल कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमेशा विवाद चलता रहता है। कलेक्टर साहब कहते हैं कि नहीं मैं बड़ा हूँ और इंजीनियर साहब कहते हैं कि नहीं मैं बड़ा हूँ। अब मान लीजिए एक कोई कलेक्टर जाकर कहता है डॉक्टर को कि नहीं इस रोग के लिए ये दवाई ही लिखनी है,
तो डॉक्टर कहेगा कि इस क्षेत्र में आप मेरे कार्य में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको दवाई का पता नहीं है कि ये दवाई कौन सी है, और मुझे पता है कि इस रोग का सॉल्यूशन है वो इस दवाई से होगा या इस दवाई से होगा। तो इनके बीच में विवाद होता रहता है। ये एक विवाद की जड़ नहीं है, कई विवादों की जड़ हो सकती है, जैसे स्थिति विशेष, है ना, क्योंकि इनको इनके अंडर में काम करना पड़ता है ना, इनका वेतन है वह भी अधिक होता है, इनको कई सारी अन्य सुविधाएं भी अधिक मिलती है, ये प्रशासन मंत्री शंत्री के ज़्यादा पास में रहते हैं तो इनका काम जल्दी से होता है ना, इनको प्रमोशन अच्छे दिए जाते हैं और इनकी सुविधाएं हैं वह हमेशा इंक्रीज होती रहती है। तो इनका और इनका विवाद चलता रहता है। अब विवाद के बाद ये होता है कि इनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो कई सारे मॉडल्स दिए जाते हैं कि इनका वेतनमान एक जैसा होना चाहिए, या कुछ सामान्यज्ञों की जगह विशेषज्ञों को बिठा दिया जाए, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग है, उनका जो टॉप मोस्ट हेड होगा वह किसी सीनियर डॉक्टर को प्रमोशन के द्वारा बिठा दिया जाए, न कि एक IAS को बिठाया जाए। तो ऐसी कई सारी पद्धतियाँ चलती हैं। तो यह भी है। तो इन बारे में हम सामान्यज्ञ और विशेषज्ञों के विवाद के बारे में पढ़ेंगे, इनके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, और ये कौन होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, यह भी पढ़ेंगे, क्योंकि यह एक ज्वलंत मुद्दा है कि प्रशासन में आता रहता है और टकराट होती रहती है। इस टकराट को रोकने के लिए कार्य किया जाता है। तो इसलिए इस सरकार की और RPSC की मंशा है कि जो लोक सेवक आए वह इनका अध्ययन करके आए, ताकि उन्हें इस विवाद के बारे में पूर्ण जानकारी हो और इस टकराट की स्थिति से बचा जा सके, है ना। तो एक ये हो गया। फिर है प्रशासन पर नियंत्रण। अब प्रशासन पर नियंत्रण करने के काम कौन करते हैं, तो यहाँ कई इंस्टीट्यूशंस हैं। विधायी नियंत्रण हो जाता है ना, विधायिका के द्वारा प्रश्न पूछ कर है, या फिर जिसमें तारांकित कई सारे कार्य उनको सवाल पूछे जाते हैं। फिर कार्यपालिका के द्वारा है ना। तो इन तीनों के ही कौन कौन से उपकरण हैं, इन उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे, इनके पास क्या क्या हथियार है कि वो इन पे नियंत्रण रखते हैं। फिर न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका भी प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। कैसे रखती हैं वह हम इन टॉपिक्स में पढ़ेंगे, और ये महत्वपूर्ण विषय है और हमेशा और हर परीक्षा में लगभग एक बार सवाल इससे पूछा ही जाता है कि विधायी उपकरण कौन से हैं, कार्यपालिका उपकरण कौन से हैं, और न्यायपालिका के पास कौन से उपकरण हैं जिससे वो लोग प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं। और उसके बाद में यह भी है कि इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। अब जैसे विधायी नियंत्रण है, उसमें ज़्यादातर जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको इतना टेक्निकली ज्ञान नहीं होता है, या फिर इतने दांव पेच नहीं आते हैं, या उनके पास इतना समय नहीं होता है, तो वह कम नियंत्रण रख पाते हैं। तो इनकी सीमाएं क्या क्या हैं वह भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक तो ये पढ़ेंगे कि इन उपकरण कौन कौन से हैं, दूसरा यह पढ़ेंगे कि इनकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो दो मुद्दों पर हम मुख्यतः बात करेंगे, एक उपकरण और दूसरा सीमाएं, है ना। फिर हम देखते हैं संस्कृति। ये मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, संस्कृति कौन सी संस्कृति, राजस्थान की प्रशासनिक संस्कृति कैसी है। तो यदि राजस्थान की प्रशासनिक संस्कृति की बात की जाए तो उसमें क्या क्या आते हैं, देखते हैं कि पहला है राज्यपाल। अब राज्यपाल के बारे में आपने लिखते ही ऐसे सोचा होगा कि इससे संबंधित क्या सवाल हो सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में भी सवाल हो सकते हैं कि एक तो इस पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान। दूसरा नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, किस अनुच्छेद के अनुसार होती है ना। फिर इनकी शक्तियां क्या हैं, क्या क्या पावर्स हैं, है ना, राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं। फिर विवाद भी होते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री विवाद भी होते हैं, तो इस विवाद के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। फिर हम इनको ऐसे कि पद से किस तरह से हटाया जा सकता है, जो भी इनके इस तरह के पहलू है उनके बारे में जानकारी से विस्तृत से पढ़ेंगे। फिर इसी तरह से हमारा आ जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या शक्तियां हैं, वे किस तरह से मंत्रियों को लेते हैं, किस तरह से
केंद्र और राज्य के बीच में संवाद जारी रखते हैं, किस तरह के विकास के कार्य करते हैं, कौन कौन सी नीतियां बनाते हैं और इसमें सहयोग कौन करता है और किस आधार पर मंत्रियों को विभाग बांटे जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं वह हम इस पद में पढ़ेंगे। फिर अपना आएगा सचिवालय, है ना। सचिवालय है जैसे राजस्थान का सचिवालय है, उसके राजस्थान के सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी कार्यप्रणाली क्या है, गठन कब हुआ, है ना, ओम्बुड्समैन प्रणाली क्या है ना, और इनमें पदों की हायरार्की क्या होती है और यह निदेशालय से कैसे अलग होता है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टोरेट एंड सेक्रेटरीट। तो इन बारे में हम जानकारी करेंगे। तो इसके बाद हमारा आ जाता है निदेशालय, है ना। और निदेशालय क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है ना, और ये नीति क्रियान्वयन करता है या नीति निर्माण करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मुख्य सचिव के बारे में। मुख्य सचिव, है ना, पद स्थिति पढ़ेंगे इसकी कि यह अपना जो स्टैंड है कहाँ तक रखता है ना, इसमें नियुक्ति कैसे होती है ना, संवैधानिक प्रावधान क्या है या नहीं है ना, और इसके कार्य क्या क्या है और यह अन्य पर कैसे नियंत्रण रखता है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, ये मुख्य सचिव का हो गया। इसमें हम कुछ बचे हुए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें हम किस किस का और किन किन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला है जिला संगठन। इससे तो आप लगभग सब वाकिफ़ है कि जिला संगठन क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से अधिकारी आते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है ना, यहाँ तक तो आपको पता है। लेकिन इसके और गूढ़ जानकारी में हम जाएंगे, गहराइयों में जाएंगे, तो हमें मिलता है पहला है वो जिलाधीश, है ना। जिलाधीश के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनके क्या कार्य होते हैं, है ना। कौन से कार्य शांति व्यवस्था के कार्य है, कानून व्यवस्था में है, स्थायित्व बनाए रखने में है, और विकास संबंधी कार्य है, आपदा में कार्य है, राज्य और जिले के बीच में जो संबंध है, संप्रेषण बनाए रखने का कार्य है, वह भी जिलाधीश के द्वारा किया जाता है ना। पुलिस पर नियंत्रण करना है, जेलों का निरीक्षण करना है, तो ऐसे जो कार्य हैं वह जिलाधीश करता है। और विदेशियों को पारपत्र यदि जारी करना है तो वह भी कलेक्टर काम करता है। राशन की व्यवस्थाओं से संबंधित है, शिक्षा, पेयजल, जो भी जिले के संबंधित और उन क्षेत्र में आती है, उन सभी पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति और कार्य, इनकी भूमिका अधिकतर पूछी जाती है, कार्य या भूमिका जिलाधीश की क्या है ना, एक इकाई के रूप में। फिर हम देखेंगे इसके साथ साथ पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक की क्या भूमिका है वह भी हम पढ़ेंगे, है ना। वे अपनी रिपोर्ट किसको करते हैं और इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इनकी भूमिका ही लिखी गई है कि इनकी पुलिस अधीक्षक की क्या भूमिका है प्रशासन में। फिर हम पढ़ेंगे एसडीएम के बारे में, उपखंड अधिकारी या एसडीओ के बारे में, जिसके आप सबसे जिसमें अपनी जो सेवा है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़े पद पर हैं एसडीओ या एसडीएम। जिसकी तैयारी कर रहे हैं उनके कार्यों की, आपकी भूमिकाओं की बात करेंगे कि आप एज ए एसडीएम बनकर क्या काम करने वाले हैं, आपकी प्रशासन में क्या भूमिका रहेगी। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको लगेगा कि हमें इस तरह के कार्य करने हैं, तो आपको वेरी इंटरेस्टिंग लगेगा कि एसडीएम या एसडीओ के क्या कार्य होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, वो कौन कौन सी भूमिका निभाते हैं, है ना। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे तहसील प्रशासन। यदि कुछ अपने जो साथी हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं यही है कि आप इस क्षेत्र में आएँ। तो कुछ साथी यदि तहसीलदार बन जाते हैं तो तहसील प्रशासन किस तरह का होता है, उनका क्या कार्य होता है, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे विकास प्रशासन कि यह विकास प्रशासन क्या होता है।
वीडियोज़ विशेष रूप से ध्यान अपना आकर्षित करते हैं विकास प्रशासन में। उनका कार्य है विकास प्रशासन का कार्य। तो उनका विकास प्रशासन का क्या अर्थ है और विशेषताएं क्या है, और एक और टर्म्स आती है प्रशासनिक विकास, उसके बीच में और इसमें अंतर भी पूछा जा सकता है कि विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास के बीच में अंतर क्या है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनके कौन कौन से नवाचार है, कौन से गुण है, कौन से दोष है, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे RHRC, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन, है ना। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसका गठन कैसे है ना, और इसके सदस्य कैसे हैं, उनकी योग्यताएं क्या है ना, योग्यताएं क्या है ना। फिर हम पढ़ेंगे इसकी कार्य प्रणाली क्या है और इससे संबंधित जुड़े हुए कुछ उदाहरण की ह्यूमन राइट ने कौन कौन से कार्य किए हैं और कार्य या योगदान हम देख सकते हैं। और फिर हैं शक्तियाँ क्या क्या है ना, RHRC की क्या शक्तियाँ हैं। और अंत में हम पढ़ेंगे समालोचनात्मक मूल्यांकन कि इनके पास क्या नहीं है या केवल बिना दांत के शेर हैं ये। तो इस तरह से हम पूरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसी तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कि इनके क्या कार्य होते हैं, क्या संवैधानिक प्रावधान है, इसमें अभी करंट पदाधिकारी कौन कौन है और कौन कौन रह चुके हैं, उनकी क्या कार्य प्रणाली रही है, उन्होंने कौन कौन से नवाचार किए हैं, इन सभी बातों के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। फिर हमारा लोकायुक्त है, लोकायुक्त लोकपाल दोनों में क्या फ़र्क है, कब स्थापना हुई, क्या कार्य होते हैं, क्या भूमिका होती है, और विवाद के जो भी विषय हैं, इश्यूज़ हैं, उन बारे में पढ़ेंगे। और लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में कौन कौन आते हैं, कौन नहीं आते हैं तो क्यों आते हैं, और नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक समालोचनात्मक मूल्यांकन भी अंत में करेंगे। फिर हम RPSC, जिनकी जो हमारे परीक्षा का आयोजन करवा रहा है, उनके संवैधानिक प्रावधान क्या है, सदस्य कौन कौन है, करंट सदस्य कौन कौन है ना, और फिर नियुक्ति कैसे होती है, इनको कैसे हटाया जा सकता है ना, सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होती है, कौन कौन से एग्ज़ाम RPSC के द्वारा करवाए जाते हैं और स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें RPSC के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम 2 महत्वपूर्ण एक्ट्स दिए हुए हैं, अधिनियम, इनको पढ़ने हैं और इनके सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि या तो ऐसे पूछ लिया लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के मुख्य प्रावधान क्या है लिखिए, हैं, या फिर छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछ लिया लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 क्या है, क्यों लाया गया, क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, योगदान क्या रहा है, कमियां क्या क्या है ना, उसमें सुधार क्या क्या किए जा सकते हैं और इससे संबंधित इश्यूज़ कौन कौन से आए हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब की बार मैंने एक सवाल देखा था कि राजस्थान लोक सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 क्या है, इसके प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, क्यों लाया गया, क्या आवश्यकता है, इससे क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि पाठ्यक्रम विश्लेषण किया प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत इकाई 2 लोक प्रशासन विषय के बारे में, इसके टॉपिक्स कौन कौन से हैं, सब टॉपिक्स कौन से हैं, इनके बारे में हमने एक रूपरेखा बनाई। और हमें ये दिमाग में रखना है कि हमें इनको टुकड़ों में इस तरह से बांटा है कि हम इनके एक एक पहलू के बारे में आसानी से जान सकें। यदि हम इनकी एक एक परिभाषा, इनका अर्थ और सभी पहलुओं को एक एक पॉइंट्स भी बना लेते हैं ना, तो बहुत बड़ा अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने की ओर है। तो एक सरलता की ओर लेके गया मैं कि किस तरह से लोक प्रशासन को पढ़ना है। और जैसा कि काफ़ी मैंने सुना है कैंडिडेट से, मेरे कुछ साथियों से, कि लोक प्रशासन जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी टफ है, लेकिन मेरे को काफ़ी सरल लगता है क्योंकि मेरा 11th से भी यही सब्जेक्ट रहा है और सबसे प्यारा सब्जेक्ट भी है। और एक कहूँ तो बड़ी भूमिका है कि मुझे इस क्षेत्र में लेके आए।
क्योंकि लोक प्रशासन में आप 11th और 12th की किताब देखेंगे तो उसमें पीछे ग्राम सेवक, पटवारी, यहाँ तक तहसीलदार, फिर एसडीओ, फिर जिला कलेक्टर, इन सब के बारे में जानकारी दी हुई है। और वो जानकारी मेरे टाइम में 2006-07 में ग्रामीण पृष्ठभूमि के ग्रामीण स्कूलों के बच्चों को नहीं हुआ करती थी। तो जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तब मुझे लगा कि हाँ, इस तरह से इनकी नियुक्ति होती है, इस तरह से इनका जो चयन किया जाता है, और इवन यहाँ तक कि इनको हटाया भी किस तरह से जा सकता है। तो इस सब बारे में पढ़ा। तो मेरा ये एक फेवरेट टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है सॉरी, तो 11th 12th और फिर ग्रेजुएशन में भी लोक प्रशासन रहा। और मैंने अभी सोचा है कि मैं इसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी करने की सोच रहा हूँ। तो इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो सवाल बनेंगे और सवाल कौन से पूछे गए हैं, इन सब का अपन अगली क्लासों में डिस्कशन करेंगे। तब तक अपने टॉपिक को देखिए, वापस फिर से उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए और नोट्स भी बनाना शुरू कर दीजिए कि इन पे छोटी छोटी लाइंस लिख के कि ये चीज़ इसमें है, तो आपके ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। और अपना फीडबैक है वह आप किसी भी तरीके से हम तक पहुंचाएं। और ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू।